बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी directed along the tangent to the circle is known as tangential velocity। इसके बाद आप हेडिंग देंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। नीचे हम इसका फार्मूला लिख देंगे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। If one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the other? अगर इन दोनों वेलोसिटीज में से एक वेलोसिटी का पता हो और रेडियस पता हो तो दूसरी कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने यहां पर लिखना है if one of these is given for a wheel of known radius, other can be determined by using the following relation V is equal to R omega। अगर इन दोनों में से एक पता हो तो हम दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो द सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी डेफिनेशन करेंगे फोर्स needed to bend the normally straight path of a body into circular path is called centripetal force। इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख देंगे F is equal to mv square over r। अब हम बताते हैं कि ये सर्कल में घुमाने के लिए क्यों जरूरी है। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो और उसकी डायरेक्शन को चेंज करे। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, हेंस देयर मस्ट बी अ फोर्स perpendicular to the velocity that will change its direction। this necessary force is known as centripetal force। तो वो आपने इसके नीचे एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मीन्ड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसका फार्मूला लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। इसके बाद आप हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस। तो इसके अंदर आपने ये लिखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल अदा करता है एंगुलर मोशन में जो मास अदा करता है लीनियर मोशन में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज दैट ऑफ मास इन लीनियर मोशन। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, What is meant by angular momentum। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एंगुलर मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसका फार्मूला लिख देंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। नीचे उसका फार्मूला आ जाएगा। इसी का बी पार्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ इसका फार्मूला भी लिख देंगे। इसकी डेफिनेशन है इफ नो, आपने लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज स्टेटेड एज इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद आप इसका फार्मूला लिख देंगे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब के एंगुलर मोमेंटम का सम कांस्टेंट होगा। या हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 या I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर है mvr। तो पांचवें क्वेश्चन में हमने साबित करना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr। इसमें हम पहले पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with linear momentum p as shown in the figure below। इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू r क्रॉस p। तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा आर पी साइन ऑफ थीटा। यहां पर r और p में एंगल है 90, तो ये साइन 91 हो गया। तो L इज इक्वल टू आर पी। हमने पढ़ा है P बराबर होता है mv, तो फिर L इज इक्वल टू R इंटू mv, यानी L इज इक्वल टू mvr, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने बताना है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दे आर डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। दोनों की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती हैं और दोनों को हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। अगर फर्ज करो ये एक बॉडी रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट। थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। साथ आप ये डायग्राम भी बना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई मड फ्लाइज ऑफ टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि अगर टायर के साथ मड लगा हो तो वो फ्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा। तो आपने लिखना है द मड फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। इसको एक्सप्लेन आप करेंगे। टायर और मड में जो एडहेसिव फोर्स होती है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगी, तो एडहेसिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएगी और इस तरह जो मड है वो टेंजेंट की तरफ फ्लाई कर जाएगा। तो इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मड एंड टायर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एज द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेस, required centripetal force also increases and adhesive force fall short. That is why mud fly off along the tangent to the circle. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10,
a disk and a hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time, which will be moving faster on reaching the ground. तो इसको हमने ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपने बताना है द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन एज vd is equal to under root 4gh/3 and velocity of the hoop at the bottom of the inclined plane of height h is given as, hoop की velocity का फार्मूला है under root gh. तो आप इन दोनों फार्मूलाज को कंपैरिजन करें तो इधर 1 आ रहा है और इधर 4/3 है, तो 4/3 की वैल्यू 1 से ज्यादा है. इसका मतलब जो डिस्क की वेलोसिटी है वो हुप की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इसका मतलब डिस्क इज मूविंग फास्टर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल. ये रिड्यूस सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल में पढ़ा था कि इनिशियली डाइवर अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल हो जाएगी. लेकिन जब वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. इस तरह वो कुछ एक्स्ट्रा कलाबाजियां लगा सकता है. तो इंग्लिश में हम इसको इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन टू टेक सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स. समरसॉल्ट्स मतलब कलाबाजियां. फिर हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन. तो आपने बताना है इनिशियली डाइवर एक्सपैंड हिज बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज एंड एंगुलर वेलोसिटी इज स्मॉल. व्हेन ही कॉन्ट्रैक्ट्स हिज बॉडी, movement of inertia becomes small and according to law of conservation of angular momentum, angular velocity will become large. That is why he can take some extra somersaults. Thank you so much bete. Allah Hafiz.